हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन करेंगे। हमने इससे पहले 184 185 कर लिए। अब और एक इम्पॉर्टेंट वाला सेक्शन जो बात करता है एक कंपनी जब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट करता है वॉट एवर द केस में भी करती है, तो क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड आती है कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी। तो बिना किसी देरी किए एक बार सेक्शन का नाम मेरे साथ बोलो। सेक्शन 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। सेक्शन 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। 186 बात करता है कंपनी जब लोन एंड इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर क्या क्या क्राइटेरियाज लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है लॉ की एज इन कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, वन यानी सबसेक्शन वन क्या बोलता है? विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके अगेंस्ट में ना जाता है। प्रिजुडाइज का मतलब है अगेंस्ट में जाना, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहने दो, हम उसको अपोज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कुछ बोल रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, कहीं एक्ट में बोला है एक वाइडर टर्म में कि आप ये काम कर सकते हो, बट यहाँ पे किसी एक नैरोअर टर्म में उस काम पे उन्होंने रोक लगाई है। तो ये बोल रहे हम उस पावर को कुछ टच नहीं कर रहे हैं, हम उस पावर के एक हिस्से को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। समझे? सिंपल सा पॉइंट है। अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब, मतलब कंपनी शैल unless otherwise prescribed make investment through not more than 2 layers of investment company। मतलब सुनो जल्दी से मैं बताता हूँ। नॉट मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या मतलब होता है कि एक कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है लाइक अक्वायरिंग सब्सिडरीज या फिर गेटिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना, वॉट एवर द केस में भी, अ कंपनी कैन नॉट डू इन मोर देन 2 layers, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलो दिखाते हैं हम आपको एग्जाम्पल। Just a second, give me some space. Yes, ये है मयूर लिमिटेड। मयूर लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी वन। मयूर लिमिटेड की और एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी नंबर 2। अब देखना, ये हो गई लेयर 1, लेयर 2। अगर मैं चाहूँ कि इसके थ्रू मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ, ओके, मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी 3 बनाना चाहता हूँ। ओ अरे यार, ये तो गड़बड़ है। ये लेयर 3 ये ना चल, क्यों एक्ट में लिखा है? अब इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी क्या होता है वो जल्दी से समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी नहीं, आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। मैं यहाँ पे सब्सिडरी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मयूर लिमिटेड ने उस कंपनी को अक्वायर करके रखा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बोल रहा था। जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक है, वो भले ही सेक्शन का है बट हम अभी पहले ही सेक्शन पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये वाला पार्ट देखना, इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस यानी मेन बिजनेस क्या है, सिक्योरिटीज को अक्वायर करना। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वॉट एवर द केस में भी, ऐसे सिक्योरिटीज को अक्वायर करना हमारा बिजनेस है। अब आप बोलोगे यार, एक मेरा सवाल है कि प्रिंसिपल बिजनेस अक्वायरिंग सिक्योरिटीज ये कब मानेंगे? ये बोले हम तब मानेंगे अगर इफ असेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी आपके असेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके रखे, मेरी बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा ना कि वो इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी सिक्योरिटीज में करके रखी वो 50% ऑफ टोटल असेट, मतलब आपकी बैलेंस शीट पे मान लो 10 करोड़ की असेट है, उसमें कम से कम 5 करोड़ यानी 50% अगर आपका ऐसी इन्वेस्टमेंट दिख रही है जो सिक्योरिटीज में है, तो या फिर एज एन असेट जो भी बोल रहे हो आप, वो कैसे है? सिक्योरिटीज में। तो हम बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। बोले नहीं यार, हमारा उतना नहीं, वो हम वो सब चक्करों में पड़ते नहीं। बोला ठीक है, दूसरी कंडीशन सुन लो, अगर ये पार कर ली तो भी चलता है। उन्होंने बोला क्या? अगर आपकी इनकम, अगर आपकी क्या है, इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से, एज इन मैंने मान लो एग्जाम्पल, इनकम इन्वेस्टमेंट से कैसे आती है, अलग अलग तरीके से आती है। देखो, पहला एक इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, मैंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में। अब वो कंपनी में मैंने शायद शेयर लिए होंगे या फिर कोई डिबेंचर वगैरह लिया होगा, तो मुझे क्या आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, या फिर डिबेंचर लिया हो तो मुझे इंटरेस्ट आ सकता है। और मान लो इफ आई जस्ट अ सेकेंड सेल दीज शेयर्स, अगर मैंने इन शेयर्स को सेल किया और मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है कि नहीं, तो ये भी क्या हुई, मेरे इनकम। अलग अलग टाइप की ऐसी इनकम मुझे एक
सिक्योरिटी की वजह से हो सकती है। आई थिंक यू गॉट द सिंपलेस्ट पॉइंट हियर। अब जल्दी से समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। ओके, अगर आपकी इनकम जो ऐसी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, पूरी आपकी जो ग्रॉस इनकम है, यहाँ पे टोटल इनकम नहीं बोल रहे, आपकी ग्रॉस इनकम का अगर 50% बोल रहे हो, ओके, अगर मतलब मेरी ग्रॉस इनकम, मान लो मेरी ग्रॉस इनकम है, मान लो 10 करोड़, ये जान दो, सिंपल सा एग्जांपल, 10 करोड़ है, उस 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो मेरे ये इन्वेस्टमेंट वगैरह से आते हैं भाई साहब। ओके 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 ओके, क्या आई गॉट योर पॉइंट। इन्होंने यहाँ पे ग्रॉस इनकम क्यों लिखा? जब फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूचुअल फंड से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गेन होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गेन होता है, उसके ऊपर अगर आपको उसके ऊपर के अमाउंट के लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो नेट इनकम आ जाएगी, मतलब वो काट छाट के बची हुई इनकम आएगी। बोल रहे नहीं नहीं, इतना अत्याचार नहीं करेंगे, आप ग्रॉस इनकम बताओ बिना काटे छाटे। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में मान लो मुझे इंटरेस्ट मिल, सॉरी, मेरी डिविडेंड इनकम है, यार ये क्या हो रहा है इसको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मान लो मेरी डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है मान लो मेरी 1 करोड़। मान लो मैंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, मयूर लिमिटेड आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, हो भी सकती है कि नहीं, है कि नहीं, क्यों होता है समझ लो। ओके, और मेरी जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, टोटल ग्रॉस इनकम मेरी कितनी है, मान लो ग्रॉस इनकम है मेरी 3 करोड़। ओके, 3 करोड़ है ऐसे मान लेते हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी मेरा कितना है, 1 करोड़ कमाया मैंने भाई साहब लोगों को लोन दे दे के। अब मानना है ये हमारी टोटल कितनी हो रही है, ग्रॉस इनकम ये इतनी हो रही है। अब इसमें से कुछ सर्टन एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं, टैक्स वगैरह जो भी होता है वो, और मान लो मेरे वो 50 लाख के आ चुके, मान लो यार एग्जाम्पल है पूरा, तो 1.5 करोड़ बचेगी, इसको बोलेंगे हम नेट इनकम। ये क्या हुआ, नेट हुआ, काट छाट के जो बचता है। ओके, ये भी छोटा सा पॉइंट था। अगर आपका ऐसी जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, ऐसी इनकम यानी जो इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम है, मेरी ग्रॉस इनकम का 50% है, तो आई एम एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, आई एम एज इन नॉट मी, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, यो ब्रो समझो, यू कांट सी मी बिकॉज आई एम जॉन सीना, मजाक कर रहा हूँ। ऊपर देखा क्या, आई केम टू विन, ओइकावा कैरेक्टर, मस्त। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अफेक्ट, पहला पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिया। ज़्यादा टाइम दे दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है मेरे दोस्त। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी हमें समझ चुका है तो हम आगे बढ़ने के लायक है, अगर नहीं समझा है तो ओके, हाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ तो भी होता है, क्या होता है, एक्ट में दिया वोट तो पढ़ो। ओके, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अफेक्ट a company from acquiring any other company incorporated in company country outside India, मतलब दूसरे देश में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसको अक्वायर करने से, इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज बियॉन्ड, देखो मैं ये टर्म यूज कर रहा था, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, समझे, बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हमने बोला 2 से ज़्यादा लेयर नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज की। ये बोल रहे अगर मैंने, मयूर लिमिटेड ने एक लंदन की कंपनी एक्वायर की, और लंदन के जो लॉज है यानी यूके के लॉज है, उसमें लिखा है 4 चलती है भाई साहब, 4 लेयर चलती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर मैं मेरी दूसरी सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा, मेरी लंदन की सब्सिडरी अगर बाकी इन्वेस्टमेंट करना चाहे और 2 लेयर बढ़ाना चाहे तो कर सकती है क्या, मतलब टोटल 4 लेयर वो बना सकती है क्या, वो बना सकती है, चलता है। क्यों? बिकॉज उस सब्सिडरी की जो कंट्री है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी लंदन की है, लंदन की जो है, तो उसका जो कंट्री है वो अलाउ करती है भाई साहब, कर लो यार आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्या तकलीफ है यार, कर लो, हमें क्या तकलीफ है। दूसरा पॉइंट, सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट अंडर लॉ और अंडर रूल और रेगुलेशन फ्रेम अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग। सुनो, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है और बिकॉज ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, उसको ज़रूरत है कि वो एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बनाए, जस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, उसको मीट करने के लिए, लॉ रूल रेगुलेशन, तो फिर चलता है, तोड़ो लिमिट, 2 से ज़्यादा करो, चलता है अगर लॉ रिक्वायर करता है। देखो कितने अच्छे से प्यारे तरीके से एकदम क्या बोले,
हमारा सब सेक्शन 1 मेरे दोस्तों खत्म हो चुका है, जो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत घूमना पड़ता है। अभी जो आने वाले हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, और जो सबसेक्शन 2 आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। कान, आंखें, नाक जो भी खोल के रखना होगा, कपड़े पहन के, कपड़े मत उतारना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी पापा बोलेंगे क्या सर सिखा रहे हैं। तो कान, आंखें, नाक, जो भी आपके सेंसेस जो भी होगी, जितनी होगी, सिक्स सेंस भी खोल के रखना, क्योंकि ये वाला है जो बार बार आता है। आज दिन एग्जाम देना चाहते हो, ये बहुत आता है। ओके, ऊपर वाला भी है बट नीचे वाला ज्यादा आता है। सुनो, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी कंपनी ने ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली क्या करना है, लोन देना है किसी पर्सन को और बॉडी कॉर्पोरेट को। पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट लोन नहीं देना है। गिव गारंटी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन वगैरह, एंड acquire by way of subscription purchase otherwise securities of other body corporate। एक मिनट सर, एक मिनट, ये क्या फालतू बकवास चल रही है? आप ये क्या पढ़ा रहे हो हमको? बेरलॉ ही है ना सर? ये कंपनी एक्ट ने क्या फालतूगिरी लिख के दी है कि कोई कंपनी लोन नहीं दे सकती किसी को, कोई भी कंपनी, नो कंपनी। फिर बोल रहे सर गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सर ये शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते किसी कंपनी के। क्या फालतू बना? तो कुछ फालतू बना नहीं, रुको जरा, सब्र करो। नीचे भी दिया है कुछ, क्या ये वाला पॉइंट, लिमिट भाई साहब, इसके ऊपर नहीं करना है कभी भी। लॉ ऐसा नहीं दे, वो नहीं क्या, यू गॉट अस इन द फर्स्ट हाफ, मतलब ये फर्स्ट हाफ इतना पढ़ के हमें लगा ये क्या बोल रहे हो तुम, और ये पढ़ के लगा ओके ये बोल रहे हो तुम। तो देखो, एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सुनो ये क्या बोल रहे हैं, 60% ऑफ पीएससी एफआर एसपी, यानी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इनका 60% निकालो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज मोर। इसका एग्जांपल चाहिए? और जरूर चाहिए सर, ये तो आता है। तो आप बोल रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है तो एग्जांपल तो बनता है। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। तो इस सेक्शन के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय को, हम क्या बोले, कंपनी का एम्प्लॉय, उसको पर्सन नहीं मानेंगे। मतलब इन्होंने बोला ना कि लोन टू एनी पर्सन देना नहीं, आप अपने एम्प्लॉय को लिमिट से ज्यादा दे सकते हो, दे सकते हो, चलता है भाई साहब। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये है हमारी मयूर लिमिटेड। सर मयूर लिमिटेड, वाह क्या कंपनी, जबरदस्त सर, जबरदस्त। ओके, मयूर लिमिटेड है। मयूर लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल है, मान लो एक, चलो 10 करोड़। वैसे तो बहुत ज्यादा है, मतलब आप तो सोचो ही मत, मतलब आप गिन भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है। बट छोटा एग्जांपल के लिए 10 करोड़ छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं। ओके, फिर फ्री रिजर्व्स, अपने कंपनी में फ्री रिजर्व्स है 3 करोड़ के, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 करोड़ का। तो सुनना, वैसे तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बट सिंपल भाषा में हम समझाना चाहते हैं कि मयूर लिमिटेड को क्या करना है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना है किसी शेयर्स में। ओके, तो मयूर लिमिटेड यानी मेरी कंपनी जानना चाहती है कि मैं कितना दे सकता हूँ लोन वगैरह, ये सब कितना चलता है। तो मैंने बोला तो सुनना, दो चीज़ें, एक तो देखो 60% ऑफ द अमाउंट, ये 10 + 3 + 2 करोड़, और 100% ऑफ ए फ्री रिजर्व एसपी, 100% ऑफ 3 + 2 करोड़। इसका जो भी हायर होगा उतना आप दे सकते हो, उससे ज्यादा दे सकते हो दूर को आगे देखेंगे। बट सुनो, बहुत सिंपल सा चल रहा है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब सुनना, इतना दे सकते हैं। तो सुनो, पहले तो हम बोलते हैं 10 + 3 15 का 60% निकाल लो। यार मेरा कैलकुलेटर किधर, दूसरा तो हम बता ही सकते हैं 5 करोड़, इसका ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे 5 करोड़ इंटू 60%, 9 करोड़। अब बताओ इसमें हायर कौन सा है? ऑब्वियसली 9 करोड़ हायर है, तो ये लिमिट है। मैं 9 करोड़ तक का लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, एज इन कंपनी को कोई नहीं रोक सकता। एंड हमेशा याद रखना, व्हेनेवर लॉ सेज की कंपनी डज इट, वहां पे जनरल मीटिंग वगैरह वर्ड नहीं लिखा है, एंड कंपनी कैन डू, कैन नॉट डू, ऐसा सिर्फ कंपनी लिखा है, तो हमेशा मानना कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी।
कंपनी का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी कर सकती है एज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है, बट कंपनी इन अ जनरल मीटिंग लिखा है तो इसका हमेशा मतलब होगा ऑफकोर्स जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स की नहीं होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। ओके चलो ये एक आई थिंक आपको पॉइंट समझा होगा, 9 करोड़ 5 करोड़। अच्छा चलो अगला पॉइंट आने ही वाला है। अगर मुझे 9 CR से ज्यादा करना है, एज इन इस लिमिट को मुझे क्या करना है, एक्सीड करना है, तो क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मुझे इस लिमिट को एक्सीड करना है तो क्या, मुझे मोर देन 9 करोड़ देना है। कैन मयूर लिमिटेड LGS कर सकता है, LGS आए मोर देन 9 करोड़? आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन। मैं क्या कर रहा हूँ, SR पास कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे लिखा है ना एम्प्लॉय पे अप्लाई नहीं होता है पे पर्सन। एम्प्लॉय को देना चाहता हूँ 9 करोड़ से ज्यादा, ऑफकोर्स इतना नहीं देते बट देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ओके सिंपल सा केस था। स्पेशल रिजोल्यूशन सर ये कब पढ़ा है आपने, रुको बेटा पढ़ाता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए धीरज। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने हाईलाइट एक ही शब्द में किया। सुनो क्या बोलना चाहते हैं, where the aggregate of loan and investment so far made, the amount for which guarantee security so far provided, so far मतलब अभी तक, it doesn't say in a financial year। यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे नहीं लिखा है कि इन अ फाइनेंशियल ईयर। हम यूजुअली पढ़ते कि एक साल में इतना कर सकते, एक साल की लिमिट है, यहाँ पे वैसा नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सो फार, मतलब अभी तक जितना मैंने पिछले साल अब तक मैंने अपने जो लोन वगैरह दिए थे ना वो इतने थे। अगर लोन का रीपेमेंट हो चुका है तो हम नहीं गिनेंगे, बट लोन अभी भी चल रहा है। मैंने 2 साल पहले ABC लिमिटेड को 5 करोड़ का लोन दिया था, तो क्या वो 5 करोड़ को मुझे इस लिमिट में आज गिनना है क्या? हाँ मुझे गिनना पड़ेगा। सिर्फ मैं दे सकता हूँ क्या नहीं, ऑलरेडी कितना लोन है अभी देखते पूरा, और उस एग्जाम्पल को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। तो और इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड और गिवन बाय बोर्ड, जो देना चाहते हैं अभी प्रपोज एक्सीड करता है लिमिट को, तो नो इन्वेस्टमेंट वगैरह ये जो चीज है शैल बी प्रोवाइडेड अनलेस प्रीवियसली ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। ओ हो आगे के पॉइंट बहुत सिंपल है बट उसको पढ़ने से पहले अब हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। हमें क्या पता चल चुका है, 9 करोड़ और 5 करोड़, ये सब की हमें क्या जरूरत ही नहीं अभी। लिमिट क्या है हमें, लिमिट इज 9 करोड़, मैं 9 करोड़ का दे सकता हूँ इतना। अब पहले वाला तो एग्जांपल आपको समझा होगा, अब चलो पेन का कलर ही चेंज कर देते ताकि एक माहौल बन जाए। सुनो अब ना क्या हुआ, मुझे और एक चीज पता चली कि मैंने लोन दिया था टू ABC लिमिटेड, या फिर वॉट एवर इन्वेस्टमेंट किया कुछ भी किया होगा, मैंने लोन दिया था फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का, और दैट इज टू बी रीपेड। और एक मैंने क्या किया था, गारंटी दी थी फॉर अ लोन, गारंटी फॉर अ लोन 1 करोड़, बट गारंटी वो लोन था क्या, लोन रीपे हो चुका है ऑलरेडी, वो लोन रीपे हो चुका है। तो मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से किस चीज को हम इस 9 करोड़ की लिमिट में काउंट करेंगे? मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट इतनी है ना 9 करोड़ तक कर सकते हो, बट अगर ऑलरेडी ये लिमिट का कुछ भी एग्जॉस्टेड है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि गारंटी जो ऑलरेडी पेड है या लोन जो सब्सिस्ट कर रहा है, इनमें से कौन सा लेंगे? टिक 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 3, टिक 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 2, टिक 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 1। अगर आपका आंसर है ये वाला तो वेरी गुड, यू हैव पेइंग अटेंशन इन माय लेक्चर। बट अगर आपका आंसर है ये वाला तो भाई साहब क्या कर रहे हो, अभी तो 4 बार मैंने बोला है कि ये जो ऑलरेडी लोन है उन पे हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं है, जो है उनको। तो हम इस 2 करोड़ को यहाँ से माइनस करेंगे, और हमारी एक्चुअल लिमिट कितनी, वैसे देखा जाए तो हम 9 करोड़ कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हम 9 करोड़ में से 2 करोड़ कर चुके हैं, तो मैं कितना कर सकता हूँ, और 7 करोड़। तो अगर मैं चाहता हूं कि मयूर लिमिटेड वांट्स कि वो MMM लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 10 करोड़ का, क्या वो कर सकती है? वेल देखा जाए तो नहीं कर सकती, 7 करोड़ तक
कर सकती है क्या? यस 7 करोड़ कर सकती है, बट अगर मुझे 10 करोड़ करना है, नहीं मुझे 10 करोड़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 10 करोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा? SR स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ओके, बढ़ते हैं आगे। आई थिंक एकदम ऐसे दिल में उतर गया होगा पॉइंट, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। प्रोवाइडेड दैट वेयर लोन और गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। सुनो, LGS अगर एक कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी को या फिर जॉइंट वेंचर को, होली ओन सब्सिडरी को या फिर जॉइंट वेंचर को देना चाहती है, ओके, या फिर एक्विजिशन, ध्यान देना इन्होंने 3 टर्म्स 2 लोगों को दिए और एक्विजिशन अलग से लिखा है। एक्विजिशन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ ये 3 चीजें, सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसके एमओए को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ शेयर्स खरीदते हैं, वो होता है सब्सक्रिप्शन। परचेज यानी अलग से परचेज करना, अदरवाइज मतलब किसी अग्रीमेंट के थ्रू, अगर आपने बोला कि मतलब मर्जर अमलगमेशन हो गया, परचेज नहीं कर रहे लेकिन इधर उधर हो रहा है, कुछ भी कर सकते, ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ इट्स होल्डी ओन सब्सिडरी द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई। इसको भी समझते हैं, चलो, मतलब समझने की चीज है ही नहीं इसमें कुछ। मान लो मयूर लिमिटेड है, इसकी एक होली ओन सब्सिडरी है और जॉइंट वेंचर है, और इसके और एक होली ओन सब्सिडरी 2 है एंड जेवी मयूर लिमिटेड। तो मयूर लिमिटेड चाहे तो इनको LGS दे सकता है विदाउट लिमिट, ओके। बट इफ मेरे दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करूं, इन्वेस्टमेंट एज इन एक्विजिशन ऑफ देयर शेयर्स, अगर मैं चाहता हूं कि इनका करूं इन्वेस्टमेंट एज इन सिर्फ जेवी का ही अगर मैं इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहूँ, एक्विजिशन करना चाहूँ, तो फिर क्या होगी? लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी, ओके। ज़्यादा कोई इतना पॉइंट है नहीं, बट समझ लो बस ऐसे कि लॉ में वर्ड्स कैसे लिखे होते हैं, अगर आपको और समझना है। फिर यहाँ पे एक्विजिशन इसका कर रहे हैं, किसी WS का एक्विजिशन कर लिया है, तो ये 2 चीज़ें हैं। इन केसेस में क्या नहीं लगता है इसको? विदाउट लिमिट, मतलब लिमिट जो दी थी ना वो नहीं लग सकती। इसकी एक्विजिशन में 9 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ का करो भाई साहब, आप कर ही लो अभी, ऐसा बोल रहे हैं। और कुछ नहीं भाई साहब, ये एक अगला पॉइंट है, जो भी आप लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्विजिशन कर रहे हो भाई साहब, थोड़ी इज्जत रखो। लिमिट में कर रहे हो तो बात ठीक है, बट स्टिल आपको एनी हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है जो भी आप दे रहे हो, भले ही वो लिमिट में हो या फिर ना हो। द कंपनी, अगला देखो, कंपनी शैल डिस्क्लोज टू इट्स मेंबर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझता है, बैलेंस शीट, P&L एक्सेट्रा, ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ LGSI, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी। और मैंने वो बताया था आपको पहले ही फॉर्मूला 184 वाले वीडियो में कि लोन गिव करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड होता है, गारंटी गिव होती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है, सब, ओके। एंड द पर्पस, भाई साहब फुल पर्टिकुलर्स मतलब आपने लोन किसको दिया है, कितने टेन्योर के लिए दिया है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे डिटेल्स। एंड पर्पस, क्यों दिया है, एज इन वो उस पैसे से गांजा खरीदने वाले, ऑब्वियसली ऐसे पर्पजेस के लिए आप नहीं दे सकते, इलीगल। बट एज इन उनको और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, उनको उसको ओवरकम करना है, दैट इज वाई हमने उनको लोन दिया है, ऐसे पर्पज हो सकते हैं। तो पर्पज फॉर विच द LGSI इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द बाय द रिसिपिएंट ऑफ द लोन गारंटी सिक्योरिटी, ओके। वो आपने पता के रखना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगला, नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय कंपनी। अच्छा, फिर से बोल रहे मत करो यार, नहीं करना है आपने, अनलेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ 1 कौन सा बोल सकते हैं, 1, 2 और 5 को, 3 वाला आपके दिमाग में उसको इंपॉर्टेंट नहीं भी किया तो समझ आता है, SR पास करना है, ओके, यार ज्यादा करना है, बट 1, 2 एंड 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करो अभी क्या, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनमें घूम सकते हो आप, थोड़ा बहुत घूम सकते हो, 2 और 5 स्पेशली, कि आप नहीं कर सकते अनलेस रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट इज पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड। मेन पॉइंट, बहुत मेन पॉइंट है सबसे ज्यादा, कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला एट अ मीटिंग, यानी क्या RBC पॉसिबल है?
नहीं यार, वो तो 179 वाले वीडियो में भी देखा था कि अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आरबीसी नहीं चलता है। ओके, वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी दिख दिया। ओके, ये समझा हमको, ये तो क्लियर है। विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ओ माय गॉड, मतलब पूरे जो डायरेक्टर्स है सबका कंसेंट, उनके बिना हम ये लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। रुको रुको, प्रेजेंट एट द मीटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो मीटिंग में प्रेजेंट है उन सबका। प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पीएफआई कंसर्न वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिडी। अगर मान लो हमने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा था, हमारा लोन देना बाकी है और हम लोगों को लोन दे रहे, उनसे लोन लिया था हमने, उनका लोन रिपे करना बाकी, और हम यहाँ पे लोगों को लोन दे रहे, उनके लोन के लिए गारंटी सिक्योरिटी दे रहे भाई साहब, बड़े हेवी ड्राइवर हो तो कम से कम इतनी तहजीब रखो अपने आप में कि उन लोगों से, यानी जिनसे आपने पीएफआई से लोन लिया, हाँ सुनो ना यार सर, हम ना वो वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या आप करने दे सकते हो? मैं बोला दादा करो करो, हमें क्या। बोला ठीक है हम जाके करेंगे, बट पूछना तो चाहिए। अब आगे का पॉइंट पढ़ने से पहले एक एग्जांपल सुनो। मयूर लिमिटेड को ना क्या करना है, एबीसी लिमिटेड को क्या करना है, लोन देना है, और हमारी लिमिट आपको पता है कितनी है, 9 करोड़, टोटल 9 करोड़ है। और वो 2 करोड़ का हमने क्या माइनस किया, मान लो था, एकदम पूरे क्रोनोलॉजी हिस्ट्री के साथ चलेंगे, 7 करोड़ बचा था। लेकिन 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 मुझे क्या करना है, उसको 1 करोड़ का लोन देना है, प्रपोज्ड है, अभी दिया नहीं, देना चाहते हैं। ओके, हैंड राइटिंग को थोड़ा समझ लेना अगर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत मैंने पढ़ने वाले इस लेक्चर में। सुना, तो मयूर लिमिटेड में मान लो टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, हमारे पास ना टोटल डायरेक्टर्स 6, अभी फिलहाल 6 डायरेक्टर्स हैं। लेकिन मयूर लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग हुई, अब कोरम कितना होता है आपको पता है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अब 1/3 निकालो 6 का कितना है ना 2, तो एनी हाउ बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए था 2, लेकिन हमारी बोर्ड मीटिंग में 4, भाई सब ईमानदार लोग हैं, बोर्ड मीटिंग में 4 डायरेक्टर्स वेर प्रेजेंट। ओके, ना मेरा आपसे बहुत सिंपल सवाल है, अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है, अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है प्रपोज लोन 1 करोड़ वाला, तो क्या, हाउ मेनी डायरेक्टर्स shall consent to such board resolution? अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो वाला वाला क्या बात है तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो यार क्या बात है तुम्हारी, समझे समझे। ओह, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, बहुत ज्यादा। अब भी हमने बात की थी, अब भी मैंने एकदम इतना उसको ऐसा करके दिया ना आपको, जब मैं बोल रहा हूँ ओ माय गॉड ऐसे रिएक्शन वगैरह, सबको वर्ड फोकस हो जाना चाहिए था। अगर आपका जवाब है 4 तो आप सही हो यार, अगर आपका जवाब है 6 तो क्यों यार, 4 क्यों, लॉ में लिखा है यहाँ पे, किधर है, प्रेजेंट एट द मीटिंग, जितने लोग में, जितने मेंबर्स, सॉरी जितने डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, उन सब ने कंसेंट देना है। जाओ भाई जाओ, 1 करोड़ फेंक के मारो एबीसी लिमिटेड के मुंह पे, और वो बाद में हमको पैसा दे दे। ओके सिंपल। और मान लो इसमें और एक चीज डाल देते हैं, मयूर लिमिटेड ना एक पीएफआई थी, कोई भी थी पीएफआई, मयूर लिमिटेड को उन्होंने 2 करोड़ का लोन देके रखा था, तो अगर मुझे लोन देके रखा है तो ये 4 डायरेक्टर प्रेजेंट, इन्होंने क्या कर दिया, कंसेंट, चलेगा मैं जाके लोन दे दूं? नहीं नहीं, मयूर लिमिटेड ने क्या करना है, कंसेंट लेना है ऑफ पीएफआई इफ लोन सब्सिस्ट, क्योंकि हमारा लोन अभी देना बाकी है तो लेना तो पड़ेगा परमिशन। अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई shall not be required where the aggregate of loan investment so far made, the amount for which guarantee security so far provided to all other body corporate along with investment loan guarantee security proposed to be made or given does not exceed the limit। इतना जो बोल रहे ना, ये सिंपल में बोलना चाहते, जो ऑलरेडी दिए हुए लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है प्लस जो हम देना चाहते हैं, एज इन इस केस में कैसा था, मुझे एबीसी लिमिटेड को देना था पैसा एज इन लोन, तो ऑलरेडी वाली लिमिट प्लस ये वाली जो एग्जॉस्ट कर चुका हूँ वो, प्लस जो एग्जॉस्ट करने वाला हूँ वो, दोनों को टोटल करो, क्या ये अमाउंट मेरी टोटल लिमिट से ज्यादा है? देखते चलो, मैंने ऑलरेडी कितने मेरे 2 करोड़ लिए थे,
मेरी बची हुई 7 करोड़ है, इसमें से 1 करोड़ और, तो मेरी 6 करोड़ की लिमिट क्या अभी भी बची हुई है? हाँ यार, लॉ के हिसाब से अभी भी मेरी लिमिट 6 करोड़ की बची हुई है। तो अगर ये टोटल मेरा एक्सीड नहीं करता है तो मुझे पीएफआई का अप्रूवल लेना ही नहीं है। ओ माय गॉड। तो सर आपने गलत जानबूझ के ना, अभी हमने प्रोविजो भी पढ़ा है, कंसेंट ऑफ पीएफआई लेने की जरूरत इस केस में है ही नहीं, है ही नहीं, लेने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे यार वो तो लिमिट में करें, मान लो कि 7 करोड़ था बची हुई लिमिट, मैं बोल रहा 8 करोड़ करना है। तो अब मुझे इतना बता दो, इतना बता दो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैंने कंसेंट लिया ऑफ पीएफआई, क्या इतने में मैं लोन दे दूं? कुछ पॉइंट मिसिंग है यार सर? वैसे तो कुछ मिसिंग लग रहा नहीं है, मतलब 7 करोड़ की लिमिट है, 8 करोड़ होगा, एक्सीड हो गया, यानी पीएफआई लेना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो हाँ सर खेल रहे हो हमारे साथ में, लिमिट एक्सीड कर रहे हो, एसआर पास नहीं कर रहे हो आप, ऐसे कैसे? एसआर चाहिए यार, आप मजाक कर। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ा तो क्या बात है साहब, क्या बात है भाई साहब, बहन जी जो हो वो। ओके, एंड देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट इंटरेस्ट देयर अपॉन एटसेट्रा। ये बोल रहे बस एक छोटा सा पॉइंट है कि आपने जब भी इंटरेस्ट लोन का देना, इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट देने का टाइम आया, हर महीने में मुझे 1000 रुपए देने थे, मान लो यार कुछ भी एग्जाम्पल, क्या हुआ, ये जो पीएफ है ना, मेरा काम था सब कुछ मान लो 1 ही करोड़, 1 ही करोड़ देना था, सब कुछ लिमिट में है, कंसेंट ऑफ पीएफ अब तक नहीं लग रहा था। और क्यों? मुझे हर महीने 1000 रुपये देना था, उनकी मर्जी यार, उन्होंने वो मांगा, लेकिन हर टाइम पे 1-1 हज़ार 1-1 हज़ार देते रहो, मैंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया तो फिर चलता है। लेकिन अगर मैंने एक बार भी डिफॉल्ट किया है तो 1 करोड़ लोन देने से पहले पूछ लेना भाई साहब पीएफआई से। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। नो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992 एंड कवर्ड अंडर क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल टेक intercorporate loan या deposit exceeding prescribed limit and such company shall furnish in her financial statement the details of loan deposit। हर कंपनी ने वैसे भी करना है। ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 12 में जो सेबी एक्ट के जो सेक्शन 12 है उसमें जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उन्होंने जो रेगुलेशन, उन पे जो भी एप्लीकेबल रेगुलेशन, ये एक्ट तो अप्लाई हो रहा है, एक्ट के अलावा भी अगर एक्ट में बोल रहे 60% 100%, किसी रेगुलेशन में जो उन पे एप्लीकेबल होती है वो रेगुलेशन बोल रही है 20%, 10, ओ माय गॉड इतना कम, तो रेगुलेशन पे देखना है यहाँ पे नहीं। ओके, बोल रहे उससे ज्यादा नहीं देना, वो रेगुलेशन पे ध्यान देना, एंड सिंपल सी चीज है। अब सेक्शन 12 में कौन रजिस्टर है? स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फिर उसको बोलते हैं एसटीए, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा, ये जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर अगला पॉइंट, ये आपने 10-10 बार पढ़ा है यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि कोई भी कंपनी, सुनो मैं पढ़ रहा नहीं हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी अब तक 3-4 लेक्चर में कर लिया, कि अगर मैं लोन देना चाहता हूँ, सुनो 3 साल का लोन देना चाहता हूँ एबीसी लिमिटेड को, मैं कंपनी हूँ मयूर लिमिटेड, मैं एबीसी लिमिटेड को 3 साल का लोन देना चाहता हूँ और 1 करोड़ दिया है, मैं उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा हूँ वो डिपेंड करेगा। सुनो कि अगर वो इंटरेस्ट सब कुछ सही है तो इसका मतलब है सब कुछ सही है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो यील्ड आ रही, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रिटर्न आ रहा है मुझे, 3 साल की एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 3 साल की, मतलब 3 साल के बाद वो मैच्योर होगी, मुझे पैसा उस पर कम से कम यील्ड आ रहा है 5% का। तो मैं जब लोन उनको दे रहा हूँ एबीसी लिमिटेड को, मिनिमम इंटरेस्ट मुझे कितना चार्ज करना है? 5%, अगर उससे कम ऑफ क्लोजेस्ट टेन्योर। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक थी जो 5 साल की थी और उस पर 10% का इंटरेस्ट, माई गॉड, लेकिन मैं तो लोन 3 साल का दे रहा हूँ, क्लोजेस्ट टेन्योर कौन सा है? क्लोजेस्ट कौन सा है? 3 years, तो 5% का इंटरेस्ट। ये पॉइंट बहुत ही ईजी था। नो कंपनी जो डिफॉल्ट में शैल गिव ऊपर से इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी कंपनी कभी भी ये एक्ट 2013 का शुरू होने से पहले या फिर आफ्टरवर्ड्स कोई डिपॉजिट्स देने में डिफॉल्ट कर दिया है, डिपॉजिट एज इन आपको पता होगा लोगों से डिपॉजिट लेना वगैरह, इसमें अगर डिफॉल्ट किया है तो उस कंपनी ने क्या करना है? नहीं देना है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एक्विजिशन भी नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल डिफॉल्ट आप पे कर दो, सब कुछ ठीक कर दिया, लोगों के पैसे दे दिए, लेकिन अभी भी डिफॉल्ट है, आप मान ही नहीं रहे भाई साहब। भाई साहब मजे में चल रहा है कि लोगों के पैसे डूब गए, भाई साहब डूब गए, खड्डे में गए, तो आप भी और ज्यादा लोगों को लोन वगैरह कुछ नहीं दे सकते। ओके, सिंपल सा पॉइंट था।
फिर 9th पॉइंट, एवरी कंपनी गिविंग LGS और मेकिंग एक्विजिशन वगैरह जो भी है, उन्होंने क्या करना है कि रजिस्टर रखना है। सर क्या है ये, क्या बच्चों जैसे रजिस्टर रखना है? रजिस्टर एज इन मतलब वही कि सारी डिटेल्स रखनी, कंटेंट सच पर्टिकुलर वगैरह वगैरह एज में भी डिस्क्राइब नीचे रूल्स पढ़ेंगे, अभी सुनना भाई साहब, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। क्या रखना है, किसको दिया है, कितना दिया है, उस पे इंटरेस्ट वगैरह क्या चार्ज करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट किया है तो कौन से किया है, इक्विटी में किया है, डेट में किया है, अगर जो भी कर रहे हो उसमें से आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, क्या वो आपकी रिलेटेड पार्टी है नहीं है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब कुछ डालना है। एक्ट में उसका फॉर्म दिया है, एक क्या बोल सकते हैं MBP2 करके रजिस्टर मेंटेन करना है। MBP2 आप अगर जाके MCA से डाउनलोड करके उस पर सब कुछ लिखा है कि क्या क्या आपको करना है, मतलब एज इन डिटेल क्या क्या करना है। रजिस्टर जो हम ऊपर बोल रहे थे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है भाई साहब। उसकी जगह कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। मैं ना को मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कोलकाता में रखूँ, चलेगा क्या? नहीं। डू नॉट क्रॉस योर बाउंड्रीज मिस्टर डायरेक्टर, हमने बोला है रजिस्टर्ड ऑफिस तो रजिस्टर्ड ऑफिस ही होना चाहिए, एंड वो ओपन टू इंस्पेक्शन होना चाहिए उस ऑफिस पे। मुंबई में जाकर हाँ, उसमें उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस की कॉपी कोलकाता में रख सकता हूँ क्या, वाइल मुंबई में मैं मेन रजिस्टर रख रहा हूँ, हाँ चलता है, वो चलता है। ओपन टू इंस्पेक्शन एट सच ऑफिस, कोलकाता वाले में ओपन टू इंस्पेक्शन कंपनी की मर्जी, लेकिन मुंबई वाले में ओपन टू इंस्पेक्शन यस करना ही पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट्स में भी टेकन देयर फ्रॉम बाय मेंबर and copies thereof may be furnished to any member of company on payment of such fees as may prescribe। इन्होंने क्लियरली बोला है इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, ओनली मेंबर्स। क्या डिवेंचर होल्डर्स कर सकते हैं? क्यों, यहाँ पे लिखा है ना मेंबर, तो सिर्फ मेंबर कर सकता है। ओके, एंड उसके एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, उसमें से कोई तो भी चीज़ मुझे चाहिए, मैं लेके जा सकता हूँ, उसकी कॉपी चाहिए मुझे, आप प्रिंट करके दो, क्या ले सकता? हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे हमने बोला है कि विदाउट फीस, यहाँ पे बोल रहे हैं फीस एक लिमिट है, उस फीस से ज़्यादा कंपनी ले सकती, लेकिन इतनी फीस तो भाई साहब बनती है ना, मेहनत करी यार हमने, पैसे थोड़े से ऐसे। फिर अगला पॉइंट है बहुत छोटा सा, उससे पहले 12th वाला देख लेते, उससे भी छोटा, मतलब कोई बात ही नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, है रूल्स बनाए हुए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई एक्सेप्ट सब सेक्शन, मतलब हमने 1 to 10 अब तक पढ़े, तो ये बोल रहे कुछ अप्लाई नहीं होने वाला इन केसेस में, इन केसेस में कुछ अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट सब सेक्शन, वो अभी भी अप्लाई होगा। कौन से केसेस? लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कौन? कोई बैंकिंग कंपनी करना चाहती, कोई इंश्योरेंस कंपनी करना चाहती, कोई हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी करना चाहती है HFC, लेकिन कैसे? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली वो बिजनेस होता है वो करना, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट है एंड वो उस ऑब्जेक्ट में काम करे, उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और प्रोवाइडिंग इंफ्रा फैसिलिटी, काम है उसका, ऑब्जेक्ट में लिखा है वो काम है, और वो काम एक्चुअली में कर भी रहा है, एंड बोला है ना पे, क्या? फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या फिर प्रोवाइडिंग इंफ्रा फैसिलिटी। अब फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में उन्होंने ये भी बोला है कि एज इन उनको मतलब लोन वगैरह देना है एक्सेट्रा चीज़ें, बट इसके अलावा मान लो ABC लिमिटेड ने PQR बैंक से लोन लिया था, और मैं जो हूँ ABC लिमिटेड, मयूर लिमिटेड में ABC को इसीलिए लोन दे रहा हूँ ताकि वो PQR बैंक का लोन रीपे कर पाए, तो इसको भी इन्होंने क्या बोला है? फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन्होंने बोला है, मतलब NBFC भी, ये ऐसी कंपनी को हम NBFC भी बोल सकते हैं, NBFC भी आएगा। टू एन इन्वेस्टमेंट अगला पार्ट है, ये बोल रहे अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है आपने, किसने? इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, तो ये अप्लाई नहीं होगा सब कुछ एक्सेप्ट सबसेक्शन 1। फिर अगर आपने राइट इशू में इन्वेस्टमेंट किया है एज पर वो 62(1)A, आपको पता है ना, सेक्शन 62 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज A राइट इशू के बारे में होता है, B ESOP के बारे में होता है, C प्रेफरेंशियल के बारे में होता है। तो आपको पता है अगर राइट इशू मैं कंपनी मयूर लिमिटेड ने ABC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करा था, शेयर्स खरीदे थे, अब ABC लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग मयूर लिमिटेड को क्या करना चाहता है? राइट इशू देना चाहता है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बस इसीलिए किया क्योंकि मुझे राइट इशू मिल रहा था यार, कितना अच्छा मौका था, तो इस केस में ये 160% की लिमिट नहीं लगती। ओके, अगला मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग बाय NBFC रजिस्टर्ड अंडर RBI एक्ट, एंड जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, सिंपल सा पॉइंट। और फाइनली हम खत्म करने आ रहे हैं, अगर कंपनी ने कॉन्ट्राविन किया उस प्रोविजन को, अब कॉन्ट्राविन अलग अलग तरीके से कर सकता है, मैंने हर बार बताया, हर जगह पे बताया कि अगर कंपनी कॉन्ट्राविन करेगी तो कैसे, जहाँ अप्रूवल चाहिए था वहाँ पे अप्रूवल नहीं लिया, एक्सीड कर दी लिमिट,
या फिर ये नहीं करना चाहिए था, लोन सब्सिस्ट कर रहा है, आपने मतलब डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया था और अभी भी आप तब भी ये लोन गारंटी सिक्योरिटी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रावीन हो रहा है। कंपनी के लिए क्या होगा, पनिशेबल विद फाइन कितना होना चाहिए, 25,000 से लेके 5 लाख तक। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए इम्प्रिजनमेंट लगेगी जो 2 साल तक हो सकती है, एंड फाइन लगेगा 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है मैंने अभी बताया था, आई थिंक आप ये पढ़ के समझ जाओगे। मैं बस एक लाइन पढ़ के बताता हूँ कि इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल बिजनेस जिसका एक्विजिशन ऑफ शेयर वगैरह है उसको रखेंगे, और अगर कोई कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, कोई कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, मैंने भले ही नोट्स में से नहीं लिख के दिया है बट आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आई थिंक आप ये समझ जाओगे, मेरी भावनाएं आप तक पहुँच जाएगी। अगर उनका प्रिंसिपल बिजनेस है ये सारे काम करना, सिक्योरिटीज अक्वायर करना, तो डेफिनेटली इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। बट कोई कंपनी बोल नहीं रही कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को मान लेंगे डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज इन द बिजनेस, हम मान लेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इफ द असेट, कैसे वो, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी, जो उसके असेट्स है एज इन इन्वेस्टमेंट करके रखा 50% ऑफ टोटल असेट, और उसकी इनकम जो उसमें से इन्वेस्टमेंट से आ रही है वो 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। ये अभी पढ़ के आए थे। इंफ्रा फैसिलिटी का मतलब है शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो भी फैसिलिटीज लिख के दी सब कुछ इंफ्रा फैसिलिटी है। क्या पसीना पसीना हो गया ना गर्मी से। अब बस एक प्यारा सा रिवीजन करते हैं। अब प्लीज आप लोग प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर आप अभी ध्यान दोगे ऐसी रिवीजन हो जाएगी एकदम सुपर इजी नोट्स करके दिए। मतलब मुझे पता है ये सेक्शन बहुत बड़ा है, बोरिंग भी हो सकता है इतना सारा पढ़ना, मैंने इसको इतना शॉर्ट में इतना इजी में लिख दिया है कि आप समझ जाओ। देखो इन्वेस्टमेंट 2 से ज़्यादा लेयर्स में नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट कंपनी के, एक्सेप्ट अगर आपने CIO एक्वायर किया है और उस कंट्री का लॉ, CIO मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका लॉ परमिट करता है। सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी रखी बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ चलता है। नो कंपनी LGS नहीं देना भाई साहब, 60% ऑफ PSC FR SR पेड अप शेयर कैपिटल प्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ FR SR विच एवर इज हायर। लेकिन पर्सन जो बोलते हैं ना कि लोन नहीं देना है टू पर्सन, तो पर्सन एम्प्लॉय नहीं होता है, पर्सन इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट बट एम्प्लॉय नहीं आता। लेकिन अगर मुझे ये लिमिट को एक्सीड करना है, देखो यहाँ पे मैंने एरो भी करके दिया, SR पास करो लिमिट एक्सीड करो, SR की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर होल्डिंग कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्विजिशन करना चाहती है, लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है WS और JV को, और एक्विजिशन करना चाहती है ऑफ WS नॉट JV। यहाँ पे लिख के दिया मैंने, साइन समझ जाओ। ओके, चाहो तो आप अपने हिसाब से उसमें और लिख सकते हो, बहुत स्पेस है पेज पे अगर प्रिंट आउट लिया है तो। कंपनी ने क्या करना है, LGSA लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्विजिशन क्या करना है, उसके फुल पर्टिकुलर्स और पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है। फिर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए अगर आपको ये जो भी करना है, लिमिट में भी करना है, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन प्रेजेंट एट मीटिंग। ओके, ये एक पॉइंट रख सकते हैं। जस्ट ओके, और अगर आपका लोन सब्सिस्ट करता है और बोर्ड आपकी लिमिट एक्सीड करता है, लोन सब्सिस्ट करता है बोर्ड लिमिट एक्सीड करता है, तो आपको प्रायर अप्रूवल PFI का लेना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स कंपनी मान के चल रहा है कि लोन का रीपेमेंट जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे दे रही है। सेक्शन 12 जो है ऑफ कौन सा, सेबी एक्ट बोल रहा है सेक्शन 12 कंपनी यानी सेबी एक्ट के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड कंपनी इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट नहीं लेंगी मोर देन लिमिट प्रोवाइडेड अंडर एप्लीकेबल रेगुलेशन। मैंने जानबूझ के प्रॉपरली जो रिलेट कर रहा है उसमें लिख के दिया एप्लीकेबल रेगुलेशन। अब सेक्शन 12 किस बात का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एटसेट्रा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन शैल नॉट बी लेस देन प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ क्लोजेस्ट टेन्योर। आपको समझ चुका होगा। नोटिफिकेशन एक पॉइंट बोलता है 186(7) क्या बोलता है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ ये वाला पॉइंट कि आप लोन इंटरेस्ट कम चार्ज कर सकते हो, उससे कम चार्ज कर सकते हो। कब, अगर कोई कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट सेंट्रल से या दोनों मिलके होल्ड करते हैं 26% पेड अप शेयर कैपिटल, और वो कंपनी लोन देती है फॉर फंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज पर MOU। ओके, और आपके लिए होमवर्क होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये ढूंढो। हर चीज मैं नहीं बता सकता, थोड़ा बात आपको होमवर्क भी दूंगा। ये जो पार्ट है इसका ऊपर तो समझ चुका होगा कि गवर्नमेंट स्टेक होल्ड करता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि कंपनी लोन दे रही है फॉर फंडिंग ऑफ दिस, ये ढूंढ के लाना आप अपने हिसाब से।
एज लॉन्ग एज डिफॉल्ट सबसिस्ट, डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, ये मैंने सही से नहीं लिखा था। अगर डिपॉजिट में डिफॉल्ट सबसिस्ट करता है तो लोन गारंटी सिक्योरिटी एक्विजिशन ये नहीं कर सकते हो आप। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट 9 और 10 को मर्ज करके लिखा है, कंपनी ने रजिस्टर रखना है एलजीएसए का, एमबीपी 2 में फर्स्ट हो चुका है। अब 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकल एंट्री, रूल में वो नहीं क्या बोला था, रूल में होगा नहीं, क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज होनी चाहिए विद इन 7 डेज। अगर जिस दिन मैंने लोन दिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर में सब कुछ लिख के देना है भाई साहब, क्रोनोलॉजिकल लिखना है, जो पहले लोन दिया था वो पहले लिखना है, जो बाद में दिया वो बाद में लिखना है। अगर आपने 7 डेज से ज्यादा किया यानी आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहे हो। कहाँ पे रखना है, रजिस्टर ऑफिस पे। कब तक रखना है, ये संभाल के, परमानेंटली संभाल के रखना है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं आप, मैं ब्रैकेट आपको नहीं मिलेगी तो कर लेना, परमानेंटली यानी पूरी लाइफ टाइम, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, लिक्विडेट नहीं हो जाती, तब तक ये रजिस्टर आपके पास होने चाहिए सारे लोन गारंटी सिक्योरिटी के। ये किसकी कस्टडी में होंगे, सीएस या फिर ऑथराइज पर्सन। अगर सीएस है तो उसी की कस्टडी में, सीएस नहीं तो कोई बोर्ड जिस बंदे को ऑथराइज करेगा। इंस्पेक्शन और कॉपीज पॉसिबल है किसकी, यहाँ पे आप ब्रैकेट में, नहीं तो मैं ये लिख के देता हूँ, ओनली फॉर मेंबर। सर आप ये पहले क्यों नहीं लिख के रखते, अरे मैं बहुत बार प्रिज्यूम करता हूँ कि आपको समझ जाएगा बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट अगर मुझे लगा कोई एक बच्चा हो सकता है जिसको ना समझे तो मुझे लिख के देना पड़ता है। ओके, ये बोल रहा है एक्सेप्ट सबसेक्शन 1, ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट बाय बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स, या फिर कोई भी कंपनी जो कि एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को फाइनेंस करना अगर किसी कंपनी का काम है, देखो नॉर्मली ये होता है फाइनेंस वगैरह करना, लेकिन उसमें यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली एक नोटिफिकेशन में बोला था कि बिजनेस ऑफ गिविंग लोन गारंटी सिक्योरिटी फॉर लोन रिपेमेंट बाय पर्सन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, लोन देना भाई साहब, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को लोन देना। अगर ये भी कर रहे हो तो आप क्या हो, आप पे नहीं लगेगा ये 186 एक्सेप्ट 1, और प्रोवाइडिंग इंफ्रा फैसिलिटी। और किस पे नहीं लगेगा, टू इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी इन शेयर ऑफ राइट इशू, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बाय एनबीएफसी, एनबीएफसी यहाँ पे कौन सी, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है वो काम करना। ओके, सीजी में एक रूल्स, पनिशमेंट भाई साहब, कंपनी 25,000 से 5 लाख तक का फाइन, ओआईडी पे फाइन 25,000 से 1 लाख तक का, एंड भाई साहब इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल तक। फिर अगला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन और कोई यार मैंने गड़बड़ कर दी ना, यस नाउ इट्स डन। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, आप क्या बोलना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रिंसिपल, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्वायरिंग शेयर। अब अगर कोई कंपनी नहीं बोल रही कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी, लेकिन हम कैसे मानेंगे, मान के लेना है उसको, तो ये बोल रहे सुनो, असेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी वो 50% टोटल असेट के, या फिर इनकम जो उससे आ रही है आपकी वो 50% ऑफ ग्रॉस इनकम है। तो भाई साहब आप क्या हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप क्या हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इंफ्रा फैसिलिटी का मतलब क्या है, शेड्यूल 6 में जो दिए उनको हम इंफ्रा फैसिलिटी बोलते हैं यहाँ पे। और नोटिफिकेशन सेक्शन 186 इज नॉट एप्लीकेबल टू, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी मेरे दोस्त जिसका काम कहाँ पे आता है, डिफेंस प्रोडक्शन का, भारत का डिफेंस, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह में जब डिफेंस में काम आता है, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी। अरे क्या ये लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, अरे आप पूरा आपका जितना पैसा है ओवर एंड अबव आप जितना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कर दो डिफेंस में, हमको कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कंपनी ओनली, अदरवाइज नहीं। और अनलिस्टेड वाली गवर्नमेंट कंपनी जिसको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की मेन अपनी यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी अदर गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन वो अनलिस्टेड है, उसको क्या कर रही है, कोई अप्रूवल दे रही है लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें 186 एप्लीकेबल नहीं, वो अप्रूवल ही परम है। ओके, एंड विद दिस हमने एक बहुत बड़ा सेक्शन अपने क्या कर दिया, क्लियर कर लिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे इनके पास ये वीडियो शेयर भी कर देना, दूसरों के भी काम आएगा। नोट चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाना, अबाउट सेक्शन इस चैनल का, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग दिस वीडियो एंड अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मजे में रहो मेरे दोस्त।